सो गाइज दिस आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एक पर्सन है, एक वर्कर है जो कि 40 kg के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट। और जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, यानी कि देयर इज नो फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट की एफबीडी बनाने की कोशिश करें, जैसे ये मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक पर्सन है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अपने दोनों हाथों से सपोज करो एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि कौन कौन से फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो वो जब हम लोग डिनोट करते हैं, जो दिखाते हैं सारे फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी ले सकते हैं, फ्री फ्रॉम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज mg। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? mg होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जो इस ब्लॉक को के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये ब्लॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया है। तो मूवमेंट किस एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है? मूवमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शन वाई है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग? सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, जो ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है। तो नेट फोर्स इज 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अब एक्सेलरेशन क्या है? तो सिंपल है बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन अगर हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो क्या करना होगा? हमें नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालना है, ठीक है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ रख देंगे, 20 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 40 kg, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 40, 20 न्यूटन बाई kg। न्यूटन पर kg इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स बैलेंस है, mg को बैलेंस कर रहा है। जो ग्राउंड एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वो दोनों क्या है? बैलेंस्ड है। तो सिग्मा ऑफ Fy बोलेंगे कि 0 है। सो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? अलॉन्ग वाई एक्सिस, मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी 0। मास कैन नॉट बी 0 हियर, तो Ay क्या होगा? Ay 0 हो गया। तो नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ओनली एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और इसका एक एक्सेलरेशन गिवन है। वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, गिवन डायरेक्शन। ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जिसमें जो दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्थ की तरफ और एक ईस्ट की तरफ। तो जो फोर्स नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 5 न्यूटन। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की आइडिया क्या है बच्चों? हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास मास है,
ठीक है, और दो फोर्सेस में एक की वैल्यू गिवन है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का की आइडिया क्या होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर, आपको क्या पता होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, या सिंपली एक्सेलरेशन द पार्टिकल इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। अब नेट फोर्स में क्या है, अगर मैं इसको x एंड y कंपोनेंट को ऐड करके लिखूं तो नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, फोर्स अलोंग x एक्सिस, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन को x लेता हूं तो फोर्स अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस फोर्स अलोंग y एक्सिस j कैप, ये हमारा क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, ये हमारा नेट फोर्स हो गया बच्चों, डिवाइड बाय मास, मास इज 1 kg। तो सिंपली ये हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स दिस एंड दिस। नेक्स्ट, अब इसमें से हमें कौन सा फोर्स, कौन सा मैग्नीट्यूड या किस कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता है, जो y एक्सिस के अलॉन्ग यानी नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है उसका हमें मैग्नीट्यूड पता है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन जे कैप, और ये हमारा अननोन वैल्यू है तो एफ एक्स आई कैप, ठीक है, डिवाइड बाई 1 kg, ठीक है, ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया। तो ये इक्वल हो गया सिंपली एफ एक्स आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि kg से आपने डिवाइड कर दिया। अब एक्सेलरेशन, क्या हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं? हमारे पास देखा जाए तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पता है, ठीक है, वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर को जो इस डायरेक्शन में है 10 यूनिट का है ना, और ये एंगल हमारा है 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस हमें कंपोनेंट में से रिजॉल्व करना है एक्सेलरेशन को। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, वो क्या होगा 10 cos 30 डिग्री, यानी हमारा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ गया। तो वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? तो वाई कंपोनेंट इज 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब कंपोनेंट लेना बहुत आसान है। देखिए, अगर आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर x के लॉन्ग लेना चाहते हैं और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो आप इस वैल्यू को, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसमें cos इंटू ये जो जितना भी एंगल होगा, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो x कंपोनेंट बन जाएगा। अगर ये आपका cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई करने से आपका ये कंपोनेंट आ गया, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसमें sin थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो y कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे दोनों आ गए। तो देखा जाए बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये फाइनली हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो ये x कंपोनेंट है और ये हमारा y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंपेयर करें तो इसके इक्वल है, तो यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं राइट साइड में। तो ये जो एफ एक्स वैल्यू जो दिख रही है वो बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, एफ एक्स तो सिंबल है बट इसका यूनिट एक्चुअली अब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास 1 kg था तो इससे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो एफ एक्स डिवाइड बाई 1, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड 5 इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखिए, तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ax is equal to fx and ay is equal to 5, ठीक है, ay is equals to 5। तो यहाँ पे क्लियर है, क्लियरली दिख रहा है 10 sin 30 डिग्री की वैल्यू 5 होती है, तो ये तो क्लियर है कि ay की वैल्यू हमारे 5 होगी। बट अननोन क्या था हमारे पास, अननोन था एफ एक्स।
एफ एक्स हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें ये समझ आ गया कि एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास है, देखिए 10 cos 30 डिग्री, दैट 10√3 डिवाइड बाई 2 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया, जो कि क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एफ एक्स 5√3 न्यूटन निकाल लिया, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू, जो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड है, जो कि एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, वह है 5√3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेस का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, हॉकी पक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस बोलता हूँ तो इससे ये 53 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और दूसरा फोर्स 37 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन्स, ठीक है। तो 5 न्यूटन्स एंड 10 न्यूटन्स का फोर्स इस पे लग रहा है, और ऑब्जेक्ट का मास है 0.3 kg। ऑब्जेक्ट हैज मास 0.3 kg। सो गाइस, अब इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो गाइस, एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है, अगर फोर्सेस गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स, इस क्वेश्चन का की आइडिया वही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर उसको मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो अब पॉइंट ये है, यहाँ पे एक और बच्चों एक नई चीज़ कह सकते हैं, अब तक जितने हमने क्वेश्चन करे हैं इसमें यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे दोनों फोर्सेस, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली अलॉन्ग एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये दोनों के बीच में है, दे आर एट सम एंगल विद एक्सिस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन, हमें सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा, यानी कि सारे फोर्सेस, जो भी दो फोर्सेस लिखे हुए, इन फोर्सेस को आई कैप और जे कैप के टर्म में, यानी कि यूनिट वेक्टर नोटेशन के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर नोटेशन के टर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमें इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। सपोज ये हमारा F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, ठीक है। तो F1 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, F1 वेक्टर इज 10। अब इसको अगर आप x के लॉन्ग रिजॉल्व करना चाहते हैं या x कंपोनेंट में लाना चाहते हो तो 53 डिग्री एंगल रोटेट कराना पड़ेगा। तो अब किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए जिस भी एक्सिस के लॉन्ग आप ले जाते हो और जो भी एंगल आप मेजर करते हो या वो एंगल आपको कवर करना पड़ रहा है, उसका कॉस फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये कंपोनेंट आ जाता है। जैसे आपको इसको 10 न्यूटन को इसके लॉन्ग लाना है तो 10 इंटू कॉस 53 डिग्री, तो 10 टाइम्स कॉस 53 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर एक कॉस फैक्टर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है एक कंपोनेंट, तो दूसरा साइन फैक्टर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 10 कॉस 53 डिग्री आई कैप। बच्चों इस क्वेश्चन में जब आप किसी भी क्वेश्चन में जब आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना हो तो आप डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखना है। ये जो एरो है ना, आप यूज़ कर सकते हो अपना पेन, और पेन का एक जो टिप होगा उसको इस डायरेक्शन में रखें, ठीक है। और अगर आपको इसमें एक्स एक्सिस का लॉन्ग रिजॉल्व करना है तो इसको ऐसे रोटेट कराओ और फिर देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो आप जब आप इसका कंपोनेंट लिखोगे एक्स कंपोनेंट तो उसमें डायरेक्शन प्लस आई कैप लिखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस आई कैप, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसे रिजॉल्व करूँगा वाई के लॉन्ग, और देखिए वैसे कैसे पता लगेगा कि आपको इधर ही रोटेट कराना है, देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, इसके बीच में एक फोर्स एक तरह से ट्रैप्ड है।
तो ये इधर भागेगा इस दीवार से टकराएगा और इधर भागेगा इस दीवार से टकराएगा, आप ऐसा समझो। तो इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड है, इसलिए इसका जो मैक्सिमम रोटेशन इस तरफ होगा ये होगा, और इसका मैक्सिमम रोटेशन जो इस तरफ होगा वो ये होगा। इस तरह से आप कॉम्पोनेंट डिसाइड कर सकते हो। तो 10 cos 53 डिग्री हमारा एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ fx, ठीक है। अब y कॉम्पोनेंट क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा आएगा y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स F1 का। तो 10 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 10 sin 53 डिग्री जे कैप अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अल्टीमेटली हमारा F1 कंपोनेंट आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.6, तो 10.6 आई कैप। 10 sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.8 जे कैप। तो हो गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप न्यूटन्स, ठीक है। ये हमारा F1 वेक्टर हो गया। देखो ये जो 37 डिग्री एंगल है ना बच्चों, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। आप जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका लर्न करते हो, उस तरह आपको ये 37 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर आपको लर्न ना हो तो आप एक काम करना, ये एक ट्रिपलेट है, जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक साइड 3, एक 4 और एक 5, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे अकॉर्डिंग टू वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 4 है या 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा, आप देख लो, है ना। ये राइट एंगल है, यहाँ पे एक साइड 3, दूसरा 4, तो थर्ड साइड 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, दैट इज 5, है ना। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 25 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारा ये साइड हो गया। तो इसके अंदर अगर आप वो एंगल ले रहे हो जिसके सामने बड़ा साइड है, लाइक 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो ये एंगल हमारा होगा 53 डिग्री एंगल। और अगर आप ये एंगल देख रहे हो जिसके सामने स्मॉलर साइड है, ठीक है ना, हाइपोटेनस के अलावा जो सबसे छोटी साइड है वो इसके सामने है, तो यहाँ पे ये एंगल होगा 37 डिग्री। आप आराम से इसमें cos 53, sin 53, cos 37, sin 37, tan 53 कोई सा भी एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा F1, तो हमने एक टारगेट तो अचीव कर ली कि जो हमारा एरो जो एक वेक्टर था जो एक सर्टेन एंगल पे था, उसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप कंपोनेंट में किसी भी वेक्टर को, वो चाहे एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, कोई भी वेक्टर हो, अगर आप उसको कंपोनेंट में एक बार आप रिजॉल्व कर देते हो तो इसकी वैल्यू उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके जो इक्विवेलेंट है, आपने इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना, एक्स एंड वाई में। तो ये ऐसे आ गया। तो ये रिजल्टेंट था, आपने रिजल्टेंट को क्या किया, 2 छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो आप इसे अब यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक फोर्स एक्स और वाई में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड फोर्स को कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, सेम तरीका, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में ट्रैप्ड है, ठीक है, और वो इस तरफ है ऐसे, और मुझे एक्स कंपोनेंट लेना है, तो मुझे ऊपर की तरफ रोटेट कराना होगा इसे, और 37 डिग्री से। तो कितने से रोटेट कराया हमने इसको इस एक्सिस पे लाने के लिए, 37 डिग्री। तो हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos 37 डिग्री एंगल से, ठीक है ना। फिर से सुनिए, अगर मुझे इस वेक्टर को इस एक्सिस में रिजॉल्व करना है तो मुझे देखना होगा कि कितने डिग्री एंगल से इसे मैंने रोटेट कराया है। तो मैंने रोटेट कराया 37 डिग्री एंगल से, तो मैं इससे क्या करूँगा, इस कॉम्पोनेंट को लिखने के लिए, F2 वेक्टर का x कॉम्पोनेंट लिखने के लिए मुझे 5 न्यूटन को cos 37 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस, तो मैं इसमें आई कैप लिखूंगा। तो ये हमारा हो गया x कॉम्पोनेंट ऑफ F2। अब y कॉम्पोनेंट क्या होगा बच्चों,
वाई कंपोनेंट होगा ये इस डायरेक्शन में। तो इसमें अब हमें एंगल देखने की जरूरत नहीं है, एंगल एक ही बार देखिए, एक बार हमने देख लिया 37 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा साइन 37 डिग्री, और ये पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव है ना। 5 cos 37 की बजाय यहाँ पे साइन 37 लिखना है, और ये जे कैप, नेगेटिव जे कैप, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड फोर्स इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो cos 37 डिग्री इज 0.8, ठीक है ना। इसमें आप cos 37 डिग्री देखो तो यहाँ से अगर मैं cos लूँ तो हो गया बेस अपॉन हाफ में, तो बेस ये हो गया 4/5 दैट इज 0.8, तो यहाँ हमारा हो गया 5 × 0.8 आई कैप, और हो गया 5 sin 37। अगर मैं sin 37 लूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 दैट इज 0.6, तो ये हो गया 0.6 जे कैप। तो 5 × 0.8 4 आई कैप एंड 5 × 6 3, 5 × 0.6 3। तो ये हमारा क्या हो गया F2 वेक्टर, सेकेंड फोर्स वेक्टर हमारा आ गया। तो अब हम लोग आसानी से, जैसे ही हमने एक फोर्स को यूनिट वेक्टर नोटेशन में, दूसरे फोर्स को भी यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख लिया, तो इसका नेट फोर्स निकालना हमारे लिए आसान है। तो नेट फोर्स विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर क्या है जो हमारा F1 है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। F2 क्या है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करें तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करना होता है। तो 6 आई कैप प्लस 4 आई कैप 10 आई कैप, 8 जे कैप माइनस 3 जे कैप दैट इज 5 जे कैप। ये हमारा हो गया नेट फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा अगर मैं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दूं। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो ये है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और मास है 0.3 kg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.3 3/10, 10 ऊपर चला गया, 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 33.333 आई कैप प्लस 50 यानी 16.666 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। तो आपको अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, अगर मुझसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज tan थीटा इक्वल टू जे कोफिशिएंट अपॉन आई कोफिशिएंट। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि आपने जो एंगल लिया है वो एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और आपने ये वाला थीटा लिया है, तो आपको वाई कंपोनेंट ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 16.66 दैट इज 50/3, ये वैल्यू ले लेते हैं 50/3 डिवाइडेड बाई ये है 33.33 को हम लोग लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया 1/2। तो tan थीटा इक्वल टू हाफ दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये हमारा डायरेक्शन हो गया विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है या एक्सेलरेशन वेक्टर जो आया है उसका डायरेक्शन है tan इनवर्स हाफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास दो फोर्सेस गिवन थे, एक पार्टिकल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, दोनों ही यूनिट वेक्टर नोटेशन में नहीं थे, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा हुआ था और एंगल था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, उन फोर्सेस को क्या करा है, अपने कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद इसको भी हमें क्या करना है, कट करना है। तो F1 को रिजॉल्व किया, ये इस तरह से हमने 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप लिख दिया। फिर F2 फोर्स को रिजॉल्व किया, ठीक है। रिजॉल्व करते समय ध्यान रखना है जितने एंगल से आप रोटेट कराते हो उसमें कॉस थीटा, मतलब जो थीटा रोटेशन एंगल है
उसका कॉस आपको उसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा वो एक कंपोनेंट आ जाता है। और दूसरा जो होता है कंपोनेंट, उसमें साइन ऑफ दैट थीटा मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हमारा F1 वेक्टर आ गया, हमारा F2 वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर नोटेशन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या होता है, आई कैप जे कैप वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो हमने यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख लिया, फिर हमने नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स निकालते समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेट फोर्स आ गया 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। और हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा है, और हमने इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल लिया। और अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछे, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन स्पेसिफाइड है कि आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। तो हमने क्या करा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताने के लिए y कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट, tan थीटा इक्वल टू y कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट कर दिया, इससे हाफ आ गया। और फिर मैं थीटा और tan इनवर्स निकाल दिया, यह क्या हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो बच्चों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया।